दोस्तों, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था वो था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसमें हमने बात कर ली थी हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियों की बात कर चुके हम, हेलो एल्केनों के भौतिक गुणों की बात कर चुके, हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण हमारे इसमें चल रहे थे। इसमें हमने रासायनिक गुण के अंतर्गत नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में दो रिएक्शन पढ़ी हमने, एक SN1 एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक पढ़ी SN2 द्वितीयाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। उसमें हमने बात की थी कि SN1 रासायनिक अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन निर्मित होता है, दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद वेग निर्धारक पद होता है और मंद पद होता है, और रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद या मंद पद पर ही डिपेंड करता है। और मध्यवर्ती कार्बोकेटायन से सेकंड स्टेप में तीव्र पद के रूप में नाभिक स्नेही OH माइनस आक्रमण करके उत्पाद तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। जबकि SN2 रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है, जलीय के OH से अभिकृत होता है, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है, एक ही पद में पूर्ण होती है, संक्रमण अवस्था के माध्यम से पूर्ण होती है और वाल्टन प्रतिपन्न से उत्पाद निर्मित होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको SN1 और SN2 दोनों में अंतर करके भी बता दिया था कि SN1 में क्या अंतर है और SN2 में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चार अंतर लगभग हमको अच्छे से क्लियर थे, आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। आगे इसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन। एक रिएक्शन पढ़ते हैं, वो रिएक्शन क्या है देखते हैं उसको। वो रिएक्शन है, यदि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर कभी आ जाता है, यदि RX की क्रिया यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से कराते हैं, KCN से कराने पर RC ट्रिपल बॉन्ड N यानी एल्किल साइनाइड निर्मित होता है, जबकि AgCN से कराने पर RNC निर्मित होता है। क्यों? ये क्वेश्चन बनकर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि RX की क्रिया KCN से कराने पर RCN निर्मित होता है, जबकि AgCN से कराने पर RNC निर्मित होता है, क्यों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन ये हो गई, RX एल्किल हैलाइड प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड, प्रोडक्ट बना RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में KX। RX की क्रिया, दूसरी रिएक्शन को देखते हैं, RX प्लस AgCN की क्रिया रिएक्शन कराई जाती है, तो इसको हीटिंग किया जाता है इस रिएक्शन को। वैसे तो साइनाइड अपने आप में पूर्णतः पहले से एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा हीट कर देते हैं इस रिएक्शन को। RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस में AgX, ये प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम तो हो गया एल्किल साइनाइड, और इसका नाम हो जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। R के स्थान पर क्या होंगे? CH3 समूह होगा, C2H5 समूह होगा। X के स्थान पर क्या होगा? Cl, Br और I। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? रिएक्शन। अब बात ये उठती है इस क्वेश्चन के अनुसार कि KCN से जब करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है RCN, AgCN से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनता है RNC, जबकि इससे भी AgCN, भाई सीधा सा ये है कि Ag और Cn के बीच में जो बॉन्ड है वो अपने आप में एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशन है, पहले कार्बन है फिर नाइट्रोजन है, इसी प्रकार इसमें भी कार्बन है और फिर नाइट्रोजन है। लेकिन इसमें स्थिति चेंज हो रही है दोनों एटमों की, यहाँ पर नाइट्रोजन पहले आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पहले आ रहा है। जिसका कारण क्या है, इसके कारण को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका कारण को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसमें इस पर आधारित आगे दो रिएक्शन और आती हैं, उनको भी इसी कारण से समझेंगे हम कि वो किस प्रकार प्रोडक्ट बनाते हैं या किस प्रकार प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हैं, समझ में आ रहे होंगे। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर तो ये बना एल्किल साइनाइड और यहाँ पर ये बना एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको समझने के लिए हम साइनाइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होती है साइनाइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और दूसरी स्थिति में पोटेशियम धातु
और सिल्वर धातु की, दोनों की बातें करते हैं। इन दोनों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस रिएक्शन में, इसलिए इन दोनों के कारण ही ज्यादातर क्या होता है, इसमें एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आगे इसमें जब इसकी ब्रैकेट इसको देखते हैं साइनाइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई वास्तव में यहाँ पर साइनाइड बनेगा और यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा। तो देखते हैं इसमें, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। रिएक्शन ये है RX प्लस KCN प्रोडक्ट RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX, RX प्लस AgCN RN ट्रिपल बॉन्ड C। नाइट्रोजन डोनर होता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नाइट्रोजन से तीर कार्बन की दिशा में रिप्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट बनता है AgX। ठीक है, अब साइनाइड की जब बात करते हैं तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p3। एक्सटर्नल ऑर्बिटल की बात करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3, और ये 2s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्थिति ये होती है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड निर्मित हुआ, यानी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड है। बाकी जो बॉन्ड बन रहे हैं पाई बॉन्ड वो पास कक्षकों के पार्श्ववर्ती व्यापन से बनते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप, लेकिन फिर भी अपन इसको एक सामान्य रूप में मान के चले कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का। 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के नाइट्रोजन के हम 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के समाप्त कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के समाप्त कर देते हैं। अब बात यह आती है कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। अब नाइट्रोजन कार्बन किसी के साथ पीछे से बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड निर्मित होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी अन्य एटम के साथ साझा करेगा। मान लीजिए R के साथ साझा कर रहा है तो एक एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन हो गया और एक कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया साझा। साझे के फलस्वरूप इसका मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड बना, और कोवलेंट बॉन्ड में आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इस बॉन्ड को समाप्त करने के बाद कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, तो कार्बन का भी अष्टक पूर्ण है और नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है। तो देखो 6 यहां पर हो गए, 2 ये हो गए, 8 हो गए, 6 यहां पर 2 ये 8 हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि ये भी दाता परमाणु हो गया और ये भी दाता परमाणु हो गया, इसलिए इसको साइनाइड आयन को कहा जाता है उभयदंतुक एविडेंट, उभयदंतुक लिगेंड्स, क्योंकि दोनों दाता परमाणु है, कार्बन भी और नाइट्रोजन। क्योंकि कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है सॉरी, और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पास। इन लोन पेयरों के कारण ही कार्बन पर कैसा चार्ज है माइनस। ठीक है, अब बात यह आती है कि भाई जब केसीएन के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, अब अगली स्थिति की बात करें, जब हम इसको मैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं क्लीन करता हूं। आगे इसमें देखते हैं, स्थिति ये होती है कि अगर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाए, यानी इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कार्बन से विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन है नाइट्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बचेगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर लोन पेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, और चार्ज कैसा हो जाएगा माइनस। उस स्थिति में कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन जब इसका अनुनादी संकर बनाएंगे तो उस स्थिति में दिखाएंगे अपन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये आंशिक बॉन्ड के लक्षण, इस पर भी डेल्टा माइनस और इस पर भी डेल्टा माइनस, ये कहलाता है अनुनादी संकर। ठीक है, तो ये साइनाइड की क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छे समझ में आ रही है। दोनों डेल्टा परमाणु है, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी, लेकिन पोटेशियम धातु इसमें जो होती है, पोटेशियम जो धातु होती है वो एक कठोर अम्ल मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है, कठोर अम्ल मानी जाती है। और कठोर अम्ल धातु जिस यौगिक के साथ एडिशन होगी उसके यौगिक में बॉन्ड परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें दाता परमाणु के रूप में कौन एडिशन होता है कार्बन। इसलिए RX की क्रिया जब KCl के साथ कराई जाती है तो प्रोडक्ट बनता है एल्किल साइनाइड। क्या बनता है एल्किल साइनाइड। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें ये पोटेशियम धातु कठोर अम्ल का कार्य करती है, और कठोर अम्ल जब भी कोई धातु कठोर अम्ल के रूप में कोई धातु उपस्थित होगी
तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो मतलब बॉन्ड है या जो एक तरह से स्थिति है, पोजीशन है, उस पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें डोनर के रूप में कौन काम करता है? कार्बन, और कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड एल्किल समूह के साथ बनाता है, प्रोडक्ट बनता है एल्किल साइनाइड। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आरएक्स की क्रिया एजीसीएन के साथ जब मैं कराऊंगा तो उस स्थिति में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन डोनर है बजाय किसके? कार्बन के। तो यहां पर यह स्थिति उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यह स्थिति है, यानी कि नाइट्रोजन पर भी एक क्या हो गया? लोन पेयर। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज में आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं कार्बन के। उस स्थिति में कार्बन भी कैसा चार्ज पर है? माइनस चार्ज पर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब शेष अनपेयर के रूप में बच रहे हैं, यानी लोन पेयर के जोड़े के रूप में बच रहे हैं कार्बन के पास, उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उस स्थिति की बात जब करें तो, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 और 1 3। नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एल्किल समूह के साथ हो गया। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब नाइट्रोजन क्या करता है? अपने इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में दे देता है? कार्बन को, ताकि कार्बन का भी क्या पूर्ण हो जाए? अष्टक। तो इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी, नाइट्रोजन पर चार्ज प्लस हो जाएगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देगा? कार्बन को, और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। लेकिन ये बॉन्ड किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है? आर के साथ, एल्किल समूह के साथ। अब ये बात आती है कि जो सिल्वर धातु है वो मृदु अम्ल की तरह कार्य करती है, मृदु अम्ल की तरह कार्य करती है, यानी कि सॉफ्ट एसिड के समान कार्य करती है। तो जब सॉफ्ट एसिड के समान कार्य करती है तो उस स्थिति में जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड था उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन अपने भी अष्टक को पूर्ण करने के लिए और कार्बन के अष्टक को पूर्ण करने के लिए आर बॉन्ड एन का निर्माण करता है, यानी कि आरएनसी निर्मित करता है। इसलिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और यहां पर जो केसीएन है इसको माना जाता है एक आयनिक यौगिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केसीएन क्या माना जाता है? एक आयनिक यौगिक माना जाता है, जबकि एजीसीएन एक सहसंयोजक यौगिक माना जाता है। कैसा यौगिक माना जाता है? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक माना जाता है, सहसंयोजक यौगिक माना जाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, केसीएन एक आयनिक यौगिक है, इसमें पोटेशियम धातु कठोर अम्ल के समान कार्य करती है, जिससे कार्बन नाइट्रोजन की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाता। दोनों ही दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को देकर एल्किल समूह के साथ कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जबकि दोनों दाता परमाणु होने के कारण इसको बाइडेंट या उभय दंतुक लिगैंड, एबिडेंट के रूप में माना जाता है। जबकि एजी एक मृदु अम्ल है और एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन एल्किल समूह के साथ बॉन्ड बनाकर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। यही कारण है कि आरएक्स की क्रिया जब केसीएन से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड निर्मित होता है, और आरएक्स की क्रिया एजीसीएन के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड निर्मित होता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे इसी में पढ़ते हैं, आगे इसी के आधार पर एक 2 रिएक्शन और देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको जब समझते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। उसी बेस पर दूसरी रिएक्शन क्या होती है जो उसमें बोर्ड एग्जाम में क्लिक होती है, तो वो एग्जाम क्वेश्चन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है देखते हैं। RX प्लस KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, RX प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। तो मैंने आपको पहले भी अच्छे से क्लियर कर रखा है, NO3 माइनस होता है वो नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, और NO2 जो माइनस आयन होता है वो नाइट्राइट आयन होता है, नाइट्राइट। तो रिएक्शन ये होती है कि जब RX की क्रिया KNO2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्किल नाइट्राइट, यानी कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यानी एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइट निर्मित होता है। वो स्थिति हो गई क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी थी? कार्बन एटम की मानी जाती थी, क्योंकि वो कठोर अम्ल है, जबकि इसमें किसकी मानी गई है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? एल्किल समूह के साथ। जबकि AgNO2 की बात करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, यानी कि नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा?
नाइट्रो एल्केन का। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां पर तो प्रोडक्ट बना एल्किल नाइट्राइट और यहां पर बना नाइट्रो एल्केन। वही कारण है कि क्या पोटेशियम क्या है, कठोर धातु है, और यहां पर सिल्वर क्या है, मृदु धातु है या मृदु अम्ल के रूप में धातु के रूप में व्यवहार करती है। KNO2 एक आयनिक यौगिक माना जाता है, AgNO2 एक सह संयोजक यौगिक माना जाता है। इसलिए RX की क्रिया KNO2 से कराने पर एल्किल नाइट्राइड निर्मित होता है और RX की क्रिया AgNO2 से कराने पर नाइट्रो एल्केन निर्मित होता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे इसमें बढ़ते हैं हम एल्किल साइनाइड की रिएक्शनों में कि एल्किल साइनाइडों का जब पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, और अपचयन किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। उन रिएक्शनों को देखते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्लिक होकर एक नंबर की रिएक्शन पूछ ली जाती है कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखते हैं एल्किल साइनाइड की सभी रिएक्शन है, पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन और अपचयन में क्या क्या उत्पाद निर्मित होते हैं। तो इसको मैं क्लीन करता हूं। रिएक्शन ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की 3 रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों। एक तो होता है पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन का मतलब होता है एक्वस जल, यानी कि जल की बहुत अधिक मात्रा। जब जल के 2 मोल लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि जल का विघटन जो होता है H+OH- के रूप में विघटित होता है, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। यानी कि टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4, और यहां पर भी आपको अमोनिया के साथ 3 और 1 4। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 और 1 और 1 2 आपको नजर आ रहे होंगे। एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो यहां पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये तो हो गया पूर्ण जल अपघटन। अगर आपसे कहता है कि आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, जब आंशिक जल अपघटन होगा तो जल की मात्रा क्या लिया जाएगा, H2O का मोलिक्यूल लिया जाएगा, सिर्फ 1 मोल लिया जाएगा, और प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड बनता है। क्या बनता है, एमाइड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ONH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2। एमाइड का निर्माण होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ किसका एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। इस रिएक्शन को एक आधार और मानकर समझते हैं। इस रिएक्शन को अगर मैं ये कहूं कि RCN का अपचयन कराया जाए, SN प्लस HCl और साथ में H2O दिया जाए, तो इसको ध्यान से देखना। ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हैं। इन दोनों रिएक्शनों के बाद मैं अगर ये कहूं कि RCN की क्रिया SN प्लस HCl की प्रेजेंट में अपचयन कराया जाए और बाद में फिर जलयोजन किया जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। उस रिएक्शन का नाम है स्टीफंस अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम 2021 में भी आने की पूरी संभावना है। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें इस रिएक्शन को आने की पूरी संभावना। स्टीफेंस अभिक्रिया रिएक्शन कैसे होती है इसको ध्यान से समझना। मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अपचयन होता है SN प्लस HCl। देखो टिन और HCl को जब मिलाया जाता है तो एक यौगिक बनता है SnCl2। इसके 2 मोल लिए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, हाइड्रोजन हैलाइड के। SnCl2 हाइड्रोजन मुक्त होती है, और हाइड्रोजन मुक्त जो 2 मोल होते हैं यानी कि 2 एटम मुक्त होते हैं या हाइड्रोजन अणु मुक्त होता है, वो क्या करता है, अपचयन। और अपचयन करते जानते हो आप, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन गैस का एडिशन या हाइड्रोजन एटमों का एडिशन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो एक प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि कितना हाइड्रोजन एटम मुक्त हुए यहाँ पर 2, एक कार्बन के साथ एडिशन हो गया, एक नाइट्रोजन के साथ हो गया। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती इंटरमीडिएट इमीन। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती कंप्लीट, तो ये एमीन बोला जाता है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड के करैक्टर होने के कारण क्या बोला गया, इसको इमीन बोला गया। तो स्थिति ये क्लियर हो गई। इन दोनों की प्रेजेंट में क्या हुआ, पहले अपचयन, अपचयन से क्या बना, मध्यवर्ती इमीन। और मध्यवर्ती इमीन का जब जलयोजन होगा तो देखो RCHO, एल्डिहाइड निर्मित हो गया, प्रोडक्ट बना RCHO।
और साथ में क्या निकल गई NH3, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, अमोनिया का निष्कासन होता है। इसको विएमीनीकरण रिएक्शन भी नाम से जाना जाता है। अमोनिया जब निकलती है तो इसको विएमीनीकरण कहा जाता है। तो ये बन गया एल्किल एल्डिहाइड या एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक निर्मित हुआ। तो इस रिएक्शन को किस नाम से जाना गया? स्टीफेंस अभिक्रिया। पूर्ण जल अपघटन कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, आंशिक जल अपघटन कराया तो एमाइड, अपचयन एसएन प्लस एचसीएल की उपस्थिति में साइनाइड का कराया जाता है तो उस रिएक्शन को किस नाम से जाना गया? स्टीफेंस। प्रोडक्ट क्या बना? मध्यवर्ती इमीन, और इमीन का जल योजन कराया तो क्या बना? एल्डिहाइड निर्मित होता है। तो इस रिएक्शन को स्टीफेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये किसकी थी रिएक्शन? एल्किल साइनाइड की अभिक्रियाएं मानी जाती हैं। इसमें एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, मेंडियस अपचयन। क्या पढ़ते हैं? मेंडियस अपचयन। तो मैं ये ऊपर की क्लीन करता हूं, फिर देखते हैं। मेंडियस अपचयन में क्या होता है? जब एल्किल साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, टोटल 4 हाइड्रोजन के मोल एडिशन होते हैं, सोडियम प्लस एथेनॉल। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा एरो के ऊपर कि ये सोडियम प्लस एथेनॉल एक तरह से इसमें कैटलिस्ट के समान व्यवहार करता है। ये बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से रिएक्शन जानी जाती है। बुओ ब्लांक एक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो हाई लेवल की क्लासों में पढ़ा जाता है। तो वो बुओ ब्लांक अपचयन रिडक्शन, बुओ ब्लांक रिडक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है और प्रोडक्ट बनता है एल्किल एमीन RCH2NH2, यानी टोटल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां पर और 2 हाइड्रोजन यहां पर, टोटल 4 हाइड्रोजनों का एडिशन होता है। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एमीन का। और ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जिसमें मैंने 2 रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट बताई, एक स्टीफेंस अभिक्रिया, एक मेंडियस अभिक्रिया। जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्मित हुआ। एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराया तो एमाइड निर्मित हुआ। एल्किल साइनाइड का जब हमने अपचयन एसएन प्लस एचसीएल की उपस्थिति में निर्मित किया तो मध्यवर्ती इमीन बना, उसका जल योजन कराया तो एल्डिहाइड निर्मित हुआ। इस रिएक्शन को स्टीफेंस के नाम से जाना गया। जब मैंने एल्किल साइनाइड का वो ब्लांक अपचयन कराया सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंट में तो प्राथमिक एमीन का निर्माण हुआ। तो ये थी एल्किल साइनाइड से निर्मित होने वाली अभिक्रिया या एल्किल साइनाइड से निर्मित होने वाले उत्पाद। इंपॉर्टेंट है इसमें से स्टीफेंस, मेंडियस, जो 2021 में क्लिक होने की पूरी संभावना है बोर्ड एग्जामिनर का, इन पर ध्यान अवश्य रूप से जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है। तो ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन है अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण आगे नेक्स्ट जब हम 4 नंबर की बात करेंगे तो अल्कोहल का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेलोएल्केन बनाने की विधियों में भी मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड यानी सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 के साथ लूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हेलोएल्केन निर्मित होता है। उसी आधार पर RX की क्रिया यदि मैं एक्वस KOH के साथ कराऊं, किसके साथ कराऊं? एक्वस KOH के साथ कराऊं तो SN1 SN2 हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना था? ROH, और प्लस में क्या निकला था? KX। इसी के आधार पर एल्किल हैलाइडों की हमने क्रियाशीलता का क्रम पढ़ा। SN1 क्रियाशीलता का क्रम, SN1 रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या था? सबसे ज्यादा किसमें हो रही थी? तृतीयक एल्काइल हैलाइड में, और उसके बाद किसमें हो रही थी? 2 डिग्री हेलोएल्केन में, 2 डिग्री हेलोएल्केन में। उसके बाद किसमें हो रही थी? 1 डिग्री हेलोएल्केन में, 1 डिग्री हेलोएल्केन में। और उसके बाद किसमें हो रही थी? अभिलाक्षणिक समूह में। तो अल्कोहल निर्मित करने के लिए अगर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखना। तो सबसे ज्यादा कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? तृतीयक एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी किसकी होगी? तृतीयक एल्किल हैलाइड की। उसके बाद 2 डिग्री हेलोएल्केन की, उसके बाद 1 डिग्री हेलोएल्केन की। तो ये थी अल्कोहल निर्मित करने की विधि। किससे? एल्किल हैलाइड से। नंबर 6 की बात करते हैं, ईथर का निर्माण। किसकी बात करते हैं? ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण कैसे होता है? जब हेलोएल्केन को, RX को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ अभिकृत कराया जाता है, गर्म की जाती है, गर्म
किया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है ईथर, ROR, और प्लस में 2AgX के मोल बाहर निकलते हैं। अगर मैं RX के 2 मोल ले लूं या मैं इसको ओपन करके लिखूं इस प्रकार, यदि मैं इसको इस प्रकार ओपन करके लिखूं RX के मैंने 2 मोल लिए, Ag2O, Ag के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है, उसके बाद यहां से क्या निकलेगा, AgX निकलेगा 2 मोल, और क्या बच गया, ROR, ईथर, यानी कि कह सकते हैं हम इसको डाई एल्किल ईथर। तो आप अच्छे से जानते हो ईथर का जब नामकरण किया जाता है तो इसके अनुलग्न नहीं लगता, केवल पूर्व लगन लगता है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या लगता है, एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी शब्द हमेशा छोटी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ता है और बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ एल्केन शब्द जुड़ता है। मान लीजिए अगर हमने ये किया कि R के स्थान पर ले लिया C2H5, ठीक है, और एक R के स्थान पर ले लिया CH3X और यहां पर C2H5X, और Ag2O के साथ रिएक्शन में यदि कराऊं, उस स्थिति में क्या होगा, 2AgX तो बाहर होगा। रिपीट कर देता हूं मैं, एक R के स्थान पर मैंने एल्किल समूह एथिल ले लिया, एक एल्किल समूह R के स्थान पर मैंने मेथिल ले लिया, दोनों से क्या निकाल दिया, AgX, बचा क्या, C2H5OCH3। अब बात ये आई, नाम क्या हुआ इसका सामान्य, एथिल लिखा जाता है ई से, ETHYL, इथाइल, और मिथाइल लिखा जाता है M से, तो नाम कैसे देंगे सामान्य, एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम देंगे, एथिल मेथिल ईथर। और IUPAC नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एल्कोक्सी शब्द छोटी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ता है, हमेशा ईथर का जब नामकरण करते हैं तो एल्केन शब्द बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका IUPAC, मेथोक्सी एथेन। तो ये किसका निर्माण हुआ था, ईथर का। आगे इसमें जब नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 में बात करते हैं एस्टर की, एस्टर का निर्माण। तो नंबर 7 जब रिएक्शन चलेगी तो होगा एस्टर का निर्माण। एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR। इसका जो अनुलगन लगाते हैं वो लगाते हैं O8 और पूर्व लगन लगाते हैं एल्कोक्सी। देखो एल्किल के साथ ऑक्सी, और C डबल बॉन्ड O समूह को क्या कहा जाता है, कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका पूर्व लगन लगाया जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अनुलगन लगाया जाता है O8, ठीक है। और इसका निर्माण हेलो एल्केन से कैसे होगा, इसका निर्माण होता है एल्किल हैलाइड को जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिकृत किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण हमने हुनशटिकर अभिक्रिया में पढ़ा था, AgOC डबल बॉन्ड OR। तो देखो यहां से क्या निकल गया, AgX। क्या निकल गया गर्म करने पर, AgX। क्या बचा, R के बाद क्या बचा, O, उसके बाद C डबल बॉन्ड OR। तो वही फंक्शनल ग्रुप बचाएगा, नहीं बचा, C डबल बॉन्ड OR। अब इसमें जब नामकरण करते हैं, यदि मैं R के स्थान पर CH3 रखता हूं, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इस वाले जो ऑक्सीजन के बाद छोटा वाला हाइड्रोकार्बन समूह होता है उसको हमेशा प्रतिस्थापी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले रखते हैं। तो प्रतिस्थापी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर, 3 की। तो देखो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। और 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में एस्टर का अनुलग्न क्या लगाते हैं, O8। तो नाम क्या हो गया, मैथिल प्रोपेनोएट। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी रिएक्शन की हेलो एल्केन से एस्टर कैसे निर्मित होता है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, एस्टर का पूर्व लगन क्या एल्कोक्सी कार्बोनिल हो गया, एल्कोक्सी पूर्व इसका अनुलग्न O8 हो गया। दोनों को अभिकृत किया जाता है जब हेलो एल्केन को कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को, तो प्रोडक्ट बनता है एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। मैंने एक R के स्थान पर ले लिया CH3 मेथिल समूह, एक R के स्थान पर ले लिया मैंने एथिल समूह। तो जो छोटी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी एस्टर क्रियात्मक समूह में, उसको हमेशा पहले सबस्ट्रेट माना जाएगा। और सबस्ट्रेट में क्या नाम देंगे उसका, मैथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, 2 और 1 3। 3 के लिए क्या आएगा जनक शब्द,
प्रोपेन, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, सिंगल। प्रोपेन में ओइड जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइड। तो हेलो एल्केन से क्या निर्मित हो गया, एस्टर। लास्ट इसमें जो बात करते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो एमिनो का निर्माण, हेलो एल्केनों से एमीन कैसे निर्मित होते हैं, तो देखते हैं हेलो एल्केनों से एमिनो का निर्माण। लास्ट जो रिएक्शन इसमें चलेगी वो होगी हेलो एल्केनों से एमिनो का निर्माण। तो मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कि एमीन क्या कहलाते हैं, अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से हो जाना, प्राप्त हाइड्रोकार्बन एमीन कहलाते हैं। लेकिन अब हेलो एल्केनो की बात कर रही है, तो हेलो एल्केनो से एमीन क्या कौन से बनेंगे, प्राथमिक भी बनेगा, द्वितीयक भी बनेगा और तृतीयक भी बनेगा। कैसे बनेंगे, और लास्ट में एक निर्मित होता है लवण, जिसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण या चतुष्क अमोनियम आयन निर्मित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए मैंने R के स्थान पर CH3 ले लिया और X के स्थान पर ले लिया Cl, तो ये मैथिल हैलाइड या मैथिल क्लोराइड हेलो एल्केन हो गया। अमोनिया के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई और इसको मैंने हीटिंग किया, तो प्रोडक्ट बना CH3 के साथ NH2 और साथ में क्या निकला, HCl। अब यदि मैं इसी CH3NH2 की वापिस से CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो ये तो एमीन कौन सी बनी, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। और यदि मैं इसको CH3Cl के साथ वापिस से अभिकृत कराऊं, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NH के साथ CH3 और प्लस में फिर से क्या निकलेगा, HCl। तो ये कौन सी एमीन बनी, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और 2 डिग्री एमीन का 1 डिग्री एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है, एल्केनेमीन, तो इसका नाम हो गया मैथेनेमीन। और इसका नाम हो गया, एक को सबस्ट्रेट माना जाएगा क्योंकि एमिनो का नामकरण जब द्वितीयक एमीन का करते हैं तो एन एल्किल एल्केनेमीन के रूप में किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल मैथेनेमीन। और तृतीयक एमीन को जब हम निर्मित करेंगे तो वापिस से CH3Cl की नाइट्रोजन पर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, क्या पाया जाता है, एक लोन पेयर। और वापिस से जब CH3Cl के साथ द्वितीयक एमीन की रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ कितने एल्किल समूह जुड़ेंगे, 3 मैथिल समूह जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होगा, नाइट्रोजन पर उपस्थित होगा लोन पेयर। इसको कहा जाएगा तृतीयक एमीन, क्या कहा जाएगा, तृतीयक एमीन। और तृतीयक एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है, एन डाई एल्किल एल्केनेमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एन डाई मैथिल मैथेनेमीन। अब बात ये आती है, 3 एमीन निर्मित हो गए, अगर मैं पुनः इसकी रिएक्शन CH3Cl से कराऊं तृतीयक एमीन की, तो अब हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के रूप में है ही नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से सारे समाप्त हो चुके। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ध्रुवीय प्रकृति होती है, कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेकर जाता है, हेलोजन पर चार्ज माइनस आता है, CH3 पर चार्ज प्लस आता है। तो CH3 क्या है, कार्बोकेटाइन, इसको चाहिए बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन के पास उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन अपना क्या दे देता है, लोन पेयर, इसलिए नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस। यानी कि स्थिति ये हो जाती है, नाइट्रोजन के साथ CH3 और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया CH3 को, और चार्ज कैसा आ गया इस पर, प्लस। और साथ में क्या जुड़ेगा इससे, Cl माइनस, क्या जुड़ गया, Cl माइनस। इसको कहा जाता है चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, या मैं इसको ये कहूं टेट्रामेथिल, कितने मैथिल समूह, टेट्रामेथिल अमोनियम। अमोनियम होता है NH4 प्लस, अमोनियम आयन माना जाता है, तो नाम क्या हो गया, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड आयन, जिसको चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाता है। तो तीनों एमिनों का निर्माण किया और लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण हुआ। तो सभी को आज का मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, इसलिए हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को आगामी वीडियो के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।